नमस्कार, मैं हूं सबीना तामांग। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मनरेगा घोटाला मामले की बात करें तो इसमें ईडी इलाहाबाद ने यूपी सरकार के अधिकारियों पर केस दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 8 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही 2 पूर्व मंत्रियों बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 19 लोगों पर केस दर्ज किया था। विवेक तिवारी जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी इस पर हमें देंगे। विवेक, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, मनरेगा स्कैम में 7 दिनों की जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि अब पूरे प्रदेश की जांच उन्हें करनी है, लेकिन फिलहाल जिन 7 दिनों की इंक्वायरी शुरू की है सीबीआई ने, उसके इनपुट के आधार पर ईडी ने 8 केसेस दर्ज किए, जिसमें 2 केस सोनभद्र जिले के हैं और बाकी के 6 और जिले हैं जहां की इंक्वायरी सीबीआई कर रही है। इन सभी जिलों में जो उस वक्त यानी 2007 से 2010 के दरमियान जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, सीडीओ थे, ब्लॉक लेवल के अफसर थे, उन सब को इस जांच के दायरे में रखा गया है। जो केस ईडी ने दर्ज किया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है, यानी कि इसका पैसा किस तरह से ब्लैक से व्हाइट किया गया, ये सारे रूट खंगालेगा ईडी और फिर उसके बाद अपनी कार्रवाई करेगा। विवेक, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब कनेक्शन कितने ज्यादा गहरे हैं, इस पर से भी परत दर परत खुल सकती है। जी बिल्कुल, जो मनी लॉन्ड्रिंग का इसका पूरा मामला है उसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय करेगा, जिसके लिए उसने केस दर्ज किया है, और बाकी जो इसमें और दूसरे क्रिमिनल ऑफेंस और भ्रष्टाचार का मामला है उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो अब ये 2 एजेंसीज इस पूरे घोटाले की जांच में इन्वॉल्व हो गई हैं। विवेक, यहाँ पर अमूमन देखा जाता है जब जिस तरह से ये पूरे नाम अगर सामने आते हैं तो कहा जा सकता है कि एक जो हलचल है वो हमें आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि आईएएस, पीसीएस और दूसरे जो उनसे नीचे के अधिकारी हैं वो सारे इस जांच के दायरे में आ रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि कुछ बड़े अफसरों की भी गर्दनें इसमें फंस सकती हैं। अब बहरहाल जांच के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल अभी केस दर्ज किया ईडी ने, लेकिन इतना जरूर है कि काफी बड़ा घोटाला है और इसमें अफसरों की क्या भूमिका थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे साफ होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो विवेक हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे थे। और दिल्ली में आरएसएस के सह सरकार्यवाह भय्यूजी जोशी बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे। इस दौरान संसद के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। वेंकैया नायडू के घर 14 अगस्त को ये बैठक होगी। बैठक में सभी बीजेपी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। रविंद्र हैं जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी इस बैठक को लेकर देंगे। क्या कुछ खास इस बैठक से निकलकर सामने आ सकता है रविंद्र? देखिए सबीना, सबसे बड़ी बात है कि सूरजकुंड में जो बीजेपी की बैठक हुई थी वहां पर सुरेश सोनी आए थे, जो कोऑर्डिनेशन के काम करते हैं बीजेपी और संघ के बीच में। लेकिन इतने बड़े नेता मोहन भागवत सेकंड पोजीशन में आरएसएस में है, भैया जोशी वो संबोधित करेंगे बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को। तो जाहिर तौर पर एक संघ और बीजेपी और मंत्रिमंडल और संघ के बीच में एक सामंजस्य बेहतर बनाने की कोशिश होगी और संघ एक घुट्टी पिलाने की कोशिश करेगा कि ये जीत केवल जीत नहीं है, इसे और आगे लेकर जाना होगा। और विधानसभा चुनाव में भी अगर आप जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सरकार को भी अच्छा काम करने पड़ेगा और जो मंत्री हैं वो भी गुमान में रहे हैं, उन्हें भी बीजेपी मैनिफेस्टो पर आगे काम बढ़ाना होगा, साथ ही हिंदुत्व और राष्ट्रीयता पर जोर देना होगा। तो जाहिर तौर पर संघ के इतने बड़े नेता अगर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो एक बड़ी बात होगी बीजेपी का, कम से कम नए सांसदों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रविंद्र। और आरएसएस प्रमुख के बयान पर बहस छिड़ गई है। फिर वीएचपी के आगे के 50 साल के एजेंडे की तैयारी के बीच वेंकटेश का नया बयान आया, जिस पर फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों के बीच इन बयान के मायने क्या हैं? इन 2 लाइनों के बीच में मौजूदा सियासत का वो राज छिपा है जिसे लिखना पढ़ना तब तक नहीं हो सकता जब तक वो हो न जाए। लेकिन इस सियासत को एक समझ के साथ महसूस किया जा सकता है। इसलिए पहले विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आए इस बयान को सुनिए। तो अगले 50 वर्षों में केवल राम जन्मभूमि मंदिर ही नहीं, राम जन्मभूमि मंदिर तो बहुत जल्दी ही साकार हो जाएगा, काशी मथुरा भी साकार हो जाएगा। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के इस बयान को सुनिए। आज भी भारतीय बनकर चलने वाले लोगों को सारी दुनिया हिंदू कहती है और उन लोगों को भी हिंदू कहने से समझ में आता है, इसलिए भारत को जगह समझ में आए। अब संघ की तरफ से ही आए इस बयान की मंशा को समझिए। इसमें विरोध कहाँ है?
कोई व्यक्ति होते और जनता साथ नहीं देती तो विजय मिलता क्या? और जनता की भावना है, परिवर्तन आना चाहिए, बदल आना चाहिए, सरकार चली जानी चाहिए, वो नई सरकार आनी चाहिए, तो उस भावना को प्रकट करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए या नहीं है? और अब सुनिए वो बात जिसके असर से न सिर्फ देश में चुनावी नतीजों ने भारतीय सियासत का नक्शा ही पलट दिया, बल्कि अब वो 4 शब्द दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहे हैं। आगे बहनों, सबका साथ सबका विकास, यही हमारे काम का मंत्र है और ये खोखले शब्द नहीं है। यूं तो ये चारों बातें 4 अलग अलग लोगों ने कही हैं और चारों अलग अलग दिशाओं में जाते दिख रहे हैं, लेकिन ये जिस रास्ते से भी जाएंगे आखिर में मिलेंगे जरूर। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें पैदा करने वाला और यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं, खुद को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बताने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। विश्व हिंदू परिषद अपनी स्थापना के 50 साल पूरे होने के मौके पर मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसमें वो अपने अगले 50 साल का एजेंडा तय करेगी। और इस बार वीएचपी अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों को एक साथ लेने के मूड में है। विश्व हिंदू परिषद का ये एजेंडा आरएसएस प्रमुख के बयान के ठीक उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वीएचपी के नेता कुछ भी बोलने से पहले इस बात का पूरा ख्याल रखें कि सामाजिक सद्भाव प्रभावित न हो। अब सवाल है कि संघ और विश्व हिंदू परिषद के बीच वो कौन है जो पुल का काम कर रहा है? जवाब है इंद्रेश कुमार, जो धारा 370 और समान नागरिक संहिता से लेकर अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए मुस्लिमों के बीच लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूलतः यह मानना रहा है कि इस देश के जो आज तथाकथित अल्पसंख्यक माने जाते हैं, वह ईश्वर से, पूर्वजों से, देश से, जाति उपजातियों से, भाषा बोलियों से और परंपराओं से 98-99% लोग वह मूल भारतीय ही है, हिंदू ही है। बाहर से जो पंथ आए उन्होंने उसमें कन्वर्शन किया है, उसमें उन्होंने प्रवेश किया है, इसलिए केवल पूजा पद्धति बदली है, बाकी सारी मौलिक चीजें उनकी भारतीय के रूप में, हिंदू और हिंदुस्तानी के रूप में ही है। इसमें दो राय नहीं कि सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए कई मुद्दों को ताक पर रखना पड़ता है, कई मुद्दों से दूरी बनानी पड़ती है, लेकिन जब सत्ता का शिखर हासिल हो जाए तो सबको साथ लेकर चलना ही राजधर्म हो जाता है। इसलिए देश में एक ऐसा माहौल कायम करने की कोशिश हो रही है जिसमें विवादित मुद्दों पर न सिर्फ विरोध खत्म किया जा सके, बल्कि एक ऐसी स्थिति पैदा की जा सके जिसमें सारे टकराव और विरोधाभास संगठन और सरकार के बीच निपटाकर उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके जो दरअसल संघ और बीजेपी के डीएनए में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज सर्वश्रेष्ठ सांसदों को सम्मानित किया। इनमें केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, जेडीयू नेता शरद यादव और कांग्रेस नेता कर्ण सिंह शामिल रहे। सर्वश्रेष्ठ सांसदों का चयन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने किया था। हर साल एक सांसद को संसद में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को साल 2010, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह को 2011 और शरद यादव को 2012 के लिए ये सम्मान मिला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार संसद पहुंचे नेताओं से इन तीनों सांसदों से सीखने की अपील की। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, साथ ही सांसदों को नसीहत दी कि सिर्फ भाषणबाजी से संसद नहीं चलती, उन्हें सदन की मर्यादा का हर हाल में ख्याल रखना चाहिए। I'm mentioning these things only to point out that we have inherited a very great heritage and it will have to be nurtured. It will have to be nourished. I really admire when the newly elected leader of the majority party, winning absolute majority after 30 years, before entering into the parliament houses, bowed and touched the first stage with the staircase of Indian Parliament. It symbolizes. I always admired Arun Jetli
both as minister, very young minister, in the sense compared to my age. आरंभ में बोलना आरंभ किया तो कई बार आक्रामकता होती थी। तो मुझे याद है कि आडवाणी जी ने, शायद उनको याद हो न हो, एक बार बहुत मिठास से मुझे कहा कि आप विषय पे बोला कीजिए, कभी व्यक्ति पे मत बोलना। और वो मैंने जो सीखा उनसे, काफी हद तक उसे निभाने का प्रयास भी किया। आई एम क्वाइट श्योर दैट India's parliamentary democracy will continue to grow, and people much more talented than any one of us will continue to emerge out of this. I used to sit in the speaker's box, and I said at that time to myself that one day I'm going to sit inside the well, inside the house, not the well, inside the house. संसद की एक अपनी गरिमा है, एक अपना प्रभाव है, एक अपना महत्व है, और संसद की गरिमा में यदि कोई ठेस पहुंचती है तो देश को ठेस पहुंचती, ऐसा मैं मानता हूं। दुनिया बाहर में नहीं गया, लेकिन भारत का कोई इलाका नहीं है जिसको हमने देखा ना। मैंने कहा उनसे कि दादा, आपकी सरकार, आपके लोग, आपका पार्टी चले नहीं चले, लेकिन देश में जिस तरह की स्थिति है वैसे ही नहीं अच्छा हुआ, लेकिन दादा जो है वो टेक ऑफ कर सकते हैं। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान देश में सांप्रदायिक हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं वो धर्म के नाम पर जानबूझकर कराई गई, जिससे कि हमारा समाज बांटा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीए सरकार के 10 साल के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं नहीं के बराबर हुई। Incidents of communal violence, especially in some states of the north, like Uttar Pradesh, like Maharashtra, and some other states, have increased in the 11 weeks since the new government came to power. And it is something which is of great concern and worry to all of us. मुंबई पुलिस में डीआईजी सुनील पारस्कर को सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मॉडल से रेप के मामले में पारस्कर को कोर्ट से जमानत मिल गई है और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई जरूरत नहीं। जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने डीआईजी सुनील पारस्कर से खास बातचीत की। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने डीआईजी सुनील पारस्कर को बड़ी राहत दी है और इस पर बातचीत करने के लिए खुद डीआईजी सुनील पारस्कर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि मॉडल ने आप पे तमाम संगीन आरोप लगाए, किस तरह का रिलेशन था, फैमिली फ्रेंड थी, वो अगर आप बताएं। एज ए कंप्लेनेंट जब आई, उनको मैंने जो जितनी भी हेल्प करनी थी हेल्प की। मैं उनकी बहुत इज्जत इसलिए करता था कि उनकी जो माता जी है उनको उनका भाई रोज मारता पीटता था, उनको उसने बंद करके रखा था। और ये एक ऐसी शख्स थी जो अपने भाई के खिलाफ जाकर अपनी माँ को छुड़ाने के लिए मेरे पास आई थी। और इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये इतनी अच्छी बेटी है, उनकी जो बहन से उनका प्यार था वो देख के मैंने उनको ये भी बोला था कि इतनी अच्छी बहन है तो ये एक फैमिली मेंबर जैसे बन सकते हैं लोग। बाद में आगे चल के आपको लगता है कि इसने इस फैमिली रिलेशन का नाजायज फायदा उठाया, आपके पीठ में खंजर हो? नहीं, ये ऐसी लफ्ज में मैं बात नहीं कर पाता हूँ कि नाजायज फायदा उठाया, खंजर खींचा, ये नहीं। शायद पता नहीं क्यों किया उन्होंने, लेकिन जिस तरह से वो जो सीसीटीवी फुटेज में बात करते हुए मालूम पड़ती है, जिस तरह के उन्होंने ईमेल मुझे भेजे कि तुम्हारा पूनम पांडे जी के साथ कोई संबंध है, मैंने लाइफ में कभी इस पूनम पांडे जी को भी देखा नहीं है, न कभी उनसे बात किया है, न कभी उनसे मिला हूँ। ये नहीं मेरे समझ में आ रहा कि ये इनके मनगढ़ंत ये बातें उनको किसने बताई थी। मेरा ये मन में था कि उसको कोई जानबूझकर मिसगाइड कर रहा है, मिस इन्फॉर्म कर रहा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि कोई पब्लिसिटी स्टंट के लिए अपने खुद के किसी की फैमिली पर इस तरह के इल्जाम रखे। सीसीटीवी फुटेज आपने अगर देखा तो उसके बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या सीसीटीवी फुटेज से आपको काफी मदद मिली इस केस में? मेरे ख्याल से अब तक तो वो मुद्दा आज के तारीख में कोर्ट के सामने आया जरूर, लेकिन उन्होंने अब तक वो फिल्म देखी नहीं थी, उन्होंने उसके कोई ज्यादा महत्व दिया नहीं है। उसके ऊपर अभी क्राइम ब्रांच जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे, ऐसा हमारे वकील साहब ने उनको लेटर लिखा है कमिश्नर साहब को। उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये क्या मकसद क्या था
उनकी बातों में क्या क्या मोटिव नजर आ रहा है, जिस तरह से बातें उन्होंने उनके वकील के साथ की है। आपको अब सुना होगा कि जो नोटिस उन्होंने भेजी थी मुझे 15 जुलाई को, वो नोटिस बनाई गई थी 8 जुलाई के पहले से, तकरीबन 30 जून से। उनके जो मैसेजेस देखे जाते हैं उसमें दिखता है कि सरासर प्लानिंग हो रहा है। यहाँ तक कि जो फुटेज में लिखा है, मतलब दिखता है, वो कहती है कि कोई ऐसा केस बनाओ जिससे इनकी वर्दी उतर जाए। वो इतना भी कहती है कि रिजवान हमें इसमें बहुत चीटिंग करना पड़ेगा। किस लिए चीटिंग करना पड़ेगा? किसी को फंसाने के लिए? तो ये सरासर गलत था। ये कहां तक सच है कि आप जो है इस मॉडल के साथ नवी मुंबई के अपने फ्लैट में गए, मड के एक बंगले में गए, ये कहानी है? ये बात जिस तरह से आप कह रहे हैं उस तरह से नहीं हुई थी। मेरी बेटी का जो फ्लैट है वहां पर उसका फर्नीचर का काम चालू था। जैसे मैंने बताया कि जिस इलाके में रहती थी जो ये मॉडल, उनको वहां पर बहुत सारी परेशानियां हुआ करती थी। उनको किसी जगह अच्छा कोई फ्लैट खरीदना था, उनको हाई स्टोरी में जाने की इच्छा थी, लेकिन बॉम्बे के जो फ्लैट्स है मुंबई के, वो खरीदना उनके बस की बात नहीं थी। तो जब हम बातें हो रही थी, हम फैमिली फ्रेंड्स ही थे, इकट्ठा अगर खाना खाने जाते हैं हम लोग, तो मैंने बताया कि उनको नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट आ रहा है, वहां पर अच्छी बाद में शायद डेवलपमेंट अच्छी होगी, आप वहां खरीद सकते हो, आपको बैंक का लोन मिल सकता है, जिस तरह से मेरे बेटे ने लोन लिया हुआ है, आपको जो पेमेंट स्कीम में मदद हो सकती है। तो इसलिए उनको देखना था कि किस तरह के फ्लैट्स है, वहां पर क्या डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले वक्त में अगर ये शिकायत झूठी पाई जाती है तो पीड़ित मॉडल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहरहाल जो है ये आपने जी मीडिया पर सुना डीआईजी सुनील पागस्कर को अपने पर लगे तमाम आरोपों पर सफाई देते हुए। कैमरा पर्सन श्रीनिवास के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। और मुंबई के थाने से सामने आई कत्ल की एक खौफनाक वारदात, जहां एक शख्स ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और दीवार पर खूनी धमकी भी लिख दी, जिसमें लिखा है कि अगर मैं बच गया तो अब दूसरे की बारी है। मुंबई के इस सिरफिरे कातिल की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। मुंबई के पास ठाणे में हुआ एक सनसनीखेज मर्डर। उल्हासनगर के पवन धाम नाम की इस बिल्डिंग में ज्ञानचंद मेघरानी ने पत्नी कविता की निर्दयता से हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, कातिल ज्ञानचंद ने बीवी का मर्डर करने के बाद चाकू से बीवी के प्राइवेट पार्ट्स और पेट को भी छलनी कर दिया और दीवार पर खून से लिखी धमकी, अगर मैं बच गया तो अब दूसरे की बारी है। पुलिस का कहना है कि कत्ल का तरीका और दीवार पर लिखी धमकी से ऐसा लगता है जैसे कत्ल गुस्से में किया गया हो। उनके पेट पे ऊपर वार है, उनकी छाती के ऊपर वार था और राइट पैर के घुटने के नीचे एक बड़ा वार था। बड़ी ब्लीडिंग हो गई थी, पूरा ब्लड सूख गया था। तो उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हमने वो बॉडी सेंड कर दी। पुलिस के मुताबिक दीवार पर लिखी ये खूनी धमकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध होने की तरफ इशारा कर रही है। जब ज्ञानचंद ने कत्ल किया उस वक्त घर पर उनकी 8 साल की बेटी भी मौजूद थी। कल रात में कत्ल करने के बाद से ही कातिल ज्ञानचंद फरार है और हो सकता है कि वो किसी और का पीछा कर रहा हो। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि पकड़े जाने से पहले ज्ञानचंद किसी से बदला लेने की कोशिश भी कर सकता है। जिस वक्त ये घटना हुई, जिस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी की धारदार हथियारों से हत्या की, उसके बाद उन्होंने दीवार पर एक संदेश भी लिख दिया जिसमें लिखा था कि अगर मैं बच गया तो अब दूसरे की बारी। साफ तौर पर ये एक बड़ा एंगल पुलिस के सामने है और इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो तफ्तीश करती हुई दिखाई दे रही है। आसपास के लोगों से, उनके जान पहचान वालों से पूछताछ जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। बीवी का कत्ल करने के बाद खून से सने कपड़ों को बदलकर कातिल ज्ञानचंद फरार हो गया। ज्ञानचंद की खून से सनी जीन्स पुलिस को घर पर ही मिली। ज्ञानचंद का फोन भी रात के 4 बजे से बंद है और फिलहाल पुलिस उसके कॉल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। कातिल का सुराग ढूंढने के लिए पुलिस आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज को भी चेक कर रही है। अभी प्रेजेंट उसके दीवार के ऊपर वहाँ पे लिखा था कि अब अगर मैं बच गया तो इसके बाद और दूसरे की बारी है। उनका हस्बैंड वहाँ पे मौजूद नहीं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उसकी काइनेटिक होंडा नीचे नहीं है और जो ब्लीडिंग जो हुआ है इस औरत को करते हुए ये सब सिम्टम से ऐसा लगता है कि वो उधर से अब्सकॉन्ड हो गया है। कत्ल में एक दूसरा एंगल भी सामने आ रहा है। ज्ञानचंद एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था और उसने 40 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था।
और उसके घर की बिजली भी पिछले 10 दिनों से कटी हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्थिक तंगी की वजह से ज्ञानचंद ने पहले कविता का खून किया हो और उसके बाद खुद भी कहीं चला गया हो? पुलिस सभी एंगल को टटोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो इस इलाके में तनाव का वातावरण जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या बड़ी ही बेरहमी के साथ ये हत्या की गई है और उसके बाद से ही जो आरोपी है वो फरार है। पुलिस ने कई टीम इसके लिए बनाई है और जल्द ही आरोपी तक पहुंचा जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है वो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी देते दिखाई दे रहे हैं। रौनक कुकड़े, जी मीडिया, उल्लासनगर।